नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम गति के एमसीक्यू लेकर आए हैं। पहले भी इस पर एक वीडियो आज किया है। आज और कुछ बच्चे हैं जैसे प्रक्षेप्य गति, संवेग संरक्षण वगैरह के ऊपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ान भरना खालिस्तान द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है भाई? रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक। संवेग संरक्षण का नियम पता है ना आपको, m1v1 बराबर m2v2। ठीक। इसके बाद रॉकेट खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण कौन सा? संवेग संरक्षण। इसके बाद रॉकेट, वही क्वेश्चन आ गया, किसके आधार पर? संवेग संरक्षण के आधार पर। निम्न निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? अंतरिक्ष में कौन सी सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो वह जो पहला क्वेश्चन था अपना, मैं दिखाता हूँ आपको। उड़ान किसके द्वारा, किस सिद्धांत पर बढ़ता है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपना है कि अंतरिक्ष में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अंतरिक्ष में भी वही सिद्धांत कार्य करेगा। आपको याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अंतरिक्ष में अपना कोई सिद्धांत बदल नहीं जाएगा, वही सिद्धांत रहेगा। कौन सा? संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही। ठीक। इसके बाद एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या सुरक्षित रहता है? तो अलग अलग जब टुकड़े उड़ते हैं तो उनका संवेग संरक्षित रहता है भाई। ठीक। क्या संरक्षित रहता है? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। किस कोण में सर्वाधिक प्रक्षेपित होती है? प्रक्षेपित का मतलब कोई प्रक्षेप्य जो गति होती है ना अपनी, उसमें यदि फेंकते हैं तो 45 जो डिग्री होती है ना, 45 डिग्री, उसमें यदि हम कोई भी कण फेंकें तो हमारे जो भी वस्तु है वो सर्वाधिक दूरी पर जाकर गिरेगी। इसके बाद किसी प्रक्षेप्य या प्रक्षेपवक्र का पथ होता है। तो कोई भी प्रक्षेप्य गति होती है उसका पथ कैसा होता है भाई? उसका पथ होता है परवलयाकार। ठीक। नेक्स्ट, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो जो त्वरण होता है वो अपना वेग की दिशा के अनुसार होता है। जो सकारात्मक त्वरण होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, वो वेग की दिशा के अनुसार होता है। तो यदि त्वरण नकारात्मक हो गया तो वो वेग की दिशा के विपरीत होगा। ठीक। दाब द्वारा प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कौन से दाब द्वारा भाई? तो ये बनती है अपनी कोरियोलिस बल। जो कोरियोलिस बल है ना, उसके द्वारा क्या बनती है? भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति। कोरियोलिस बल यदि आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी जब घूमती है ना अपनी अक्ष पर, तो एक आभासी बल प्राप्त होता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। आपके दो क्वेश्चन हो गए एक साथ। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका ब्लैंक में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है अभी? दादाजी की घड़ी, कलाई में पहनने वाले घड़ी, धूप घड़ी, रेत घड़ी। यहाँ पर दादाजी की घड़ी से मतलब है जो दीवार घड़ी होती है ना उस टाइप से। तो ये दीवार घड़ी है अपना, उसी में तो होता है। कलाई घड़ी में कहाँ पेंडुलम होता है? धूप घड़ी में भी नहीं होता है, रेत की घड़ी में भी नहीं होता है। तो दादाजी की घड़ी ऑप्शन आएगा। या दीवार घड़ी होता है ना, तो उसमें भी हमारे पेंडुलम लगा होता है, वो भी अपना आ जाएगा ऑप्शन। ठीक। इसके बाद जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह है अपना केंद्राभिमुख बल। अब अभिकेंद्र जो बल होता है ना, उसको केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल जो होता है, तो जो बाहर की जो बाहर की ओर हमें धक्का, सॉरी गलत करवा दिया, इसमें बाहर की ओर धक्का देता है ये पूछा है। अंदर की ओर अगर पूछे तो केंद्राभिमुख आएगा। बाहर की ओर हमें कौन सा बल धक्का देता है? वो अपकेंद्री बल होता है। ठीक। इसके बाद डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? अपकेंद्रीकरण।
जो दूध से क्रीम अलग करते हैं ना, या फिर एक और उदाहरण है, वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े धोते हैं तो वो भी अपना आप केंद्रीकरण होगा। जब एक वस्तु उत्पन्न एक समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित होता है भाई एक समान वर्तीय वेग में? मैंने आपको थ्योरी में करवाया था, उसमें आपकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए एक समान वर्तीय वेग में त्वरण हमेशा उत्पन्न रहेगा। ये बात है मैंने आपको बताई थी। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है भी लट्टू को घुमाना? ये है अपना केंद्राभिमुख बल का। ठीक, और केंद्राभिमुख बल किसको कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल को, ये मैंने बताया था आपको। तो जब उसको घुमाते हैं ना तो केंद्राभिमुख बल उस पर लगता है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल कार्य करता है भी रोलर कोस्टर की सवारी में? अभिकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। ठीक, कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। इसके बाद यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे भी? कोई पिंड जो होता है, इस सवाल को दोबारा देखिए, यहाँ पर रूपांतरित गति नाम दिया है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम क्या कहेंगे भाई? सरल रेखीय गति कहेंगे, या सरल आवर्त गति कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे, या फिर वक्र रेखीय गति कहेंगे? तो इसको साधारण सी बात है, वक्र पथ पर है तो इसको वक्र रेखीय गति ही कहेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। कोई पिंड वक्र पर जब गति करे तो कई बच्चे आवर्ती गति कर देते हैं। आवर्ती गति वक्र के लिए नहीं होती है, आवर्ती गति इस प्रकार से होती है। ठीक, इस प्रकार से वो एक समय अंतराल में बदलती रहेगी। हाँ, वक्र रेखीय गति को भी हम आवर्ती गति कह सकते हैं, वो ये अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस प्रकार से आया है हमारा उत्तर वक्र रेखीय गति होगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बोलिए। उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में एक समान घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक, वृत्तीय गति की जहां भी बात आए ज्यादातर अभिकेंद्रीय या फिर अपकेंद्रीय इनसे सवाल बनते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुणन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है भाई? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आया था, वेग बदलता है। यदि एक साधारण साधारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। और ये देखिए इसका सूत्र T बराबर √L/G। ठीक, तो जो टाइम पीरियड होता है ना वो लेंथ के समानुपाती होता है, तो जब इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये दोलक के लिए? साइन वे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक दोलक की बात कर रहा है। संकेत साइन वेव हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं क्या? ये भी हो सकते हैं। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव ये नहीं होते। और रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। हाँ, ये अपनी बात बिल्कुल सही है कि रेडियो ट्रांसमीटर जो होता है ना उससे प्रसारित प्रसारित सिग्नल होते हैं ना वो दोलक सिग्नल ही होते हैं। ठीक, तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा इसका कि संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, दोलक के अंदर अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होते हैं। ठीक, तो आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।